एंड वेलकम। दिस इज जूही हियर एंड आज मैं आप लोगों के लिए 17 अप्रैल की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आई हूँ और साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। इस करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें और आगे बढ़ें। अगर आप में जीतने की जुनून है, अगर जीतने की जिद है तो दुनिया में कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। इसीलिए आप रेगुलर अपने मेहनत को जारी रखिए, एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की करंट अफेयर की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द ग्रेट बैंक रॉबरी स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक से संबंधित है कि यह जो पुस्तक है द ग्रेट बैंक रॉबरी स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये वी पट्टाभी राम के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पुस्तक से संबंधित है तो जो भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो हाल ही में विमोचन किया गया और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी बहुत चर्चित में रहा है कोटिंग इंडिया पुस्तक, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो नंदिनी दास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? यह है पीयूष गोयल जी के द्वारा। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखें। एंड नेक्स्ट है व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड, व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये वाणी त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। एंड नेक्स्ट है वर्ड एंड वुमेन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो S.A. हसन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है फुलंगे, फुलंगे पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है लेखानाथ छत्री के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस IIT ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा PSO के साथ समझौता किया है? तो ये कौन से IIT है? तो IIT कानपुर जो है वो नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए PSO के साथ साझेदारी की है। यहाँ IIT से संबंधित क्वेश्चन है तो हम लोग रिकॉल करेंगे कि किस IIT ने क्या क्या विकसित किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे जो है वो टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए UIDAI के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है IIT मद्रास। IIT मद्रास जो है वो दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक उपकरण विकसित किया है। एंड नेक्स्ट है IIT रुड़की। रुड़की के जो वैज्ञानिक है वो नए जीवाणुरोधी IITR 00693 की खोज की है। किस जीवाणुरोधी की खोज की है IIT रुड़की ने? IITR 00693 नामक जीवाणुरोधी की खोज IIT रुड़की के द्वारा किया गया है। जैसे ही हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हम लोग पीछे में पढ़ चुके हैं, इसे आप एक बार ज़रूर रिकॉल करें और ये हैबिट डालें जिससे आपकी करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से हो पाएंगी। अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपका मोस्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये होता है कि आप भूलते नहीं हैं और उसे बार बार रिवीजन में रखते हैं ताकि आप उसे गलती से टिक नहीं कर पाते हैं। इसीलिए रिवीजन करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये जो अनकार्ड है UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो ये वित्त वर्ष है 23-24 में भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये 6% रहने का अनुमान लगाया गया है। यहाँ हम लोग इसका फुल फॉर्म जानेंगे UNCTAD का। तो इसका क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एसोसिएशन। अनकार्ड का जो स्थापना हुआ था वो 1964 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है और सेक्रेटरी जनरल जो है वो है राविका सिम्पसन। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
कैनरा बैंक और भारत बिल पे ने किस देश में भारतीय प्रवासियों के लिए सीमा पार बिल भुगतान के लिए समझौता किया है? तो ये ओमान के साथ कैनरा बैंक ने जो भारत के बिल पे है इसके साथ प्रवासियों भारतीयों के लिए जो सीमा पार बिल भुगतान करेगा उसके लिए ओमान के साथ समझौता किया है। यहाँ ओमान का बात आया है तो हम लोग ओमान से इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानेंगे कि ओमान की राजधानी कहाँ है, तो ये मस्कट है। ओमान की जो मुद्रा है वो है ओमानी रियाल एंड ओमान के जो सुल्तान है वो है हैथम बिन तारिक। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फ़ोन पे ने यूएस स्थित इक्विटी फर्म से कितने मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया है? तो फ़ोन पे जो है वो यूएस में जो स्थित है इक्विटी फर्म से कितने मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया है? तो 100 मिलियन डॉलर का जो है वो निवेश प्राप्त किया है। यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट कौन सा है? फ़ोन पे है। तो हम लोग फ़ोन पे से संबंधित जानकारी को जानेंगे कि फ़ोन पे की स्थापना कब हुई थी, तो 2015 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है और फ़ोन पे के जो सीईओ हैं वो हैं समीर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, टीसीजी अनादेलु, क्या नाम है? टीसीजी अनादेलु किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? तो इसका आंसर होगा तुर्की। तुर्की का जो ये टीसीजीएस है अनादोलू, ये दुनिया का पहला ड्रोन वाहक है और सबसे बड़ा युद्धपोत है। ये किसका है? तो ये तुर्की का है। तुर्की से हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि तुर्की को हम लोग तुर्की भी कहते हैं और तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो ये अंकारा है और तुर्की का जो मुद्रा है वो है तुर्किश लीरा और तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रिसेप तैयब एर्दोगान। कौन है? रिसेप तैयब एर्दोगान। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार F23 में किस राज्य ने MPLADS फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया है? क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो MPLADS फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया है? तो ये गुजरात किया है। गुजरात से इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग जानेंगे कि गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो ये आप लोग को पता होगा कि गुजरात की जो राजधानी है ये गांधीनगर है। गुजरात के जो सीएम हैं वो हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के जो गवर्नर हैं वो हैं श्री आचार्य देवव्रत। आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे कि मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया का जो खिताब है वो नंदिनी गुप्ता ने जीता है और ये जो कहाँ आयोजन हुआ था? अभी ये मिस इंडिया का जो आयोजन है वो इम्फाल में हुआ था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में इसका आयोजन किया गया जिसमें नंदिनी गुप्ता को मिस इंडिया का ताज मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश में सत्ता पर कब्जे के लिए आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच खूनी संघर्ष हुआ है जिसमें भारतीय नागरिकों की मौत हुई है? तो ये जो है वो सूडान में हुई है। सूडान जो है वो अफ्रीका में है और यहाँ पे जो है वो खूनी युद्ध हुआ है जिसमें भारतीय नागरिक बहुत बड़ी संख्या में जिनकी मौत हुई है। और यहाँ की जो भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं और आर्मी फोर्स हैं इस दोनों में झड़प हो रही है सत्ता के कब्जे के लिए और इसमें जो है वो युद्ध जारी है। इस क्वेश्चन को और इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप एक बार सर्च करके ज़रूर पढ़ें जिससे आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती रहेगी। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बिहार सरकार ने तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में आईआईटी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? ये आपके बिहार करंट अफेयर की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिहार सरकार ने तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में आईआईटी नेटवर्क को प्रोत्साहित करने के लिए मजबूत करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11,
भारत निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है? तो अभी हम लोग पढ़े भी थे पीछे में कि आप जो पार्टी है उसे जो है वो चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दल का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से संबंधित कि क्वेश्चन नंबर 12, देश में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो 6 हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के नाम बताएं। तो ये कितने पार्टी हैं जिसको जो है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है? तो फर्स्ट है बीजेपी, सेकंड है आईएनसी, थर्ड है बीएसपी एंड फोर्थ है सीपीआई, फिफ्थ है एनपीपी एंड 6 है आप। तो ये 6 ऐसे मुख्य राष्ट्रीय दल हैं जिसे राजनीतिक दलों का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एंड थर्ड है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी एंड फोर्थ है माकपा एंड फिफ्थ है नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी एंड लास्ट है एपीपी आप मीन्स आम आदमी पार्टी। इस 6 जो ये है दल हैं इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो इस 6 का नाम आप लोग ज़रूर याद रखें जो अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं। देश में अब कितने नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं? 6, बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, सीपीआई, एनपीपी एंड आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने अप्रैल 2023 में किन राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है? तो ये कौन सा दल है जिससे जो है वो चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दल का जो दर्जा है वो छीन लिया है? तो ये टीएमसी है, एनसीपी है और सीपीआई है। क्या क्या है? टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी, 3 दलों का दर्जा छीन लिया गया और अभी जो अपने देश में है वो 6 नेशनल राष्ट्रीय पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम आप लोग को हम पहले बताए हैं। इसे आप ज़रूर कॉपी में लिखकर रिकॉल करके रखिए कि कितने अब जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी हैं और किसका दर्जा छीन लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, चुनाव आयोग ने किस राजनीतिक दलों से क्षेत्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है? विभिन्न क्षेत्र में जो क्षेत्रीय दल होते हैं इसका भी जो है चुनाव आयोग ने दर्जा छीन लिया है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। यूपी में जो आरएलडी है इसका छीना गया है। क्या है? यूपी में जो आरएलडी पार्टी थी उसका दर्जा छीन लिया गया, क्षेत्रीय पार्टी थी ये। मणिपुर में पीडीए थी, क्षेत्रीय पार्टी, इसका दर्जा छीन लिया गया। थर्ड है पश्चिम बंगाल में आरएसपी क्षेत्रीय दल था, इसका दर्जा छीन लिया गया। फोर्थ है पुदुचेरी में पीएमके क्षेत्रीय दल का था जिसे दर्जा छीन लिया गया। फिफ्थ है आंध्र प्रदेश में बीआरएस क्षेत्रीय पार्टी थी जिसका दर्जा छीन लिया गया। एंड 6 है मिजोरम में एमपीसी क्षेत्रीय राजनीतिक दल था जिसका दर्जा छीन लिया गया है। आप इस सारे फैक्ट को ज़रूर याद रखें क्योंकि हमारे कंट्री में जितने सारे बदलाव होते हैं ये आपके नॉलेज में रहना बेहद ही ज़रूरी है। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जानकारी के अनुसार ये बेहद इम्पोर्टेंट है कि आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन से पार्टी का दर्जा दिया गया, कौन सी पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। तो ये आपके नॉलेज के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, चुनाव आयोग ने अप्रैल 2023 में किन्हें क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया है? तो किन्हें दर्जा मिला है? लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो रामविलास को नागालैंड में मिला है। एंड सेकेंड है टिप्रा मोथा पार्टी को त्रिपुरा में। कौन सा पार्टी? टिप्रा मोथा पार्टी को त्रिपुरा में। एंड थर्ड है मेघालय में वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी को। 3 पार्टी को जो है वो चुनाव आयोग ने क्षेत्रीय दल का दर्जा अभी उन्हें प्रदान किया गया है। फर्स्ट है लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जी की पार्टी है जो नागालैंड में दिया गया है। टिप्रा मोथा पार्टी जो त्रिपुरा में दिया गया है। एंड मेघालय में वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया।
तो इतने आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो चुनाव आयोग ने किसका दर्जा लिया, किसका दर्जा दिया, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसे आप ज़रूर याद रखिए। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी जानिए कि देश में अब कुल 59 क्षेत्रीय दल हैं जिसे दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सबसे उम्रदराज धावक का नाम बताएं जिन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैम्पियनशिप 2023 में 3 गोल्ड मेडल जीती है। तो ये कौन सी महिला हैं जो सबसे उम्रदराज हैं धावक हैं जिन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैम्पियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीती है। मीन्स गोल्ड मेडल जैसे ही आपको दिखे तो ये एग्ज़ाम का डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है गोल्ड से ही संबंधित पूछा जाता है। यहाँ उम्रदराज है और वो भी महिला है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये है भगवानी देवी डागर। कौन है? भगवानी देवी डागर हैं जो 95 वर्ष की महिला हैं और अभी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किस में? तो वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैम्पियनशिप में। इसका नाम हम फिर से रिकॉल करते हैं, भगवानी देवी डागर। कौन है? भगवानी देवी डागर। और ये जो आयोजन है ये पोलैंड में हुआ था। और ये जो भगवानी देवी डागर है ये फर्स्ट में जो है वो 60 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीती। सेकंड डिस्कस थ्रो में जीती है जिसे चक्का फेंक कहा जाता है, इसमें गोल्ड मेडल जीती है। और थर्ड है शॉट पुट मीन्स गोला फेंक में ये गोल्ड मेडल जीती है। मीन्स 3 में वो 3 के 3 स्वर्ण पदक जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नासा ने भारतीय मूल के किस इंजीनियर को चंद्र से मंगल कार्यक्रम का प्रमुख बनाया है? नासा जो है वो भारतीय मूल के किस इंजीनियर को चंद्र से मंगल कार्यक्रम का प्रमुख बनाया है? तो ये है अमित क्षत्रिय। कौन है? अमित क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कौन 2 नए सूचांक इंडेक्स जारी किए हैं मीन्स लॉन्च किए हैं? तो ये हैं REITS। क्या है? REITS एंड INVLTS। क्या है? REITS एंड INVLTS। इसका फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे। REITS का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड INVLTS का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये 2 जो है वो सूचांक इंडेक्स हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, जो बेहद इम्पोर्टेंट है। आप इसे ज़रूर राइट डाउन करके बार बार रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आज ही के दिन 17 अप्रैल को मनाया जाता है। हेमोफीलिया से रिलेटेड जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये जो मनाया जाता है इसकी थीम क्या है, इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है एसेस फॉर ऑल प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। इसका थीम क्या है? एसेस फॉर ऑल प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। इसे आप ज़रूर लिखें। आपके एग्ज़ाम में जो है वो दिवस से ज़्यादा थीम पे फोकस किया जाता है और थीम पूछा जाता है कि विश्व हेमोफीलिया दिवस का थीम क्या है और आपको ऑप्शन दिया जाएगा। इसीलिए आप डेट के साथ साथ उसके थीम को ज़रूर याद रखें। यहाँ डेट से संबंधित क्वेश्चन है, तो अप्रैल में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं इसके बारे में हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि 1 अप्रैल को क्या मनाया गया था। तो RBI स्थापना दिवस, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को क्या मनाया गया था? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। 10 अप्रैल को विश्व हेमोपैथी दिवस मनाया गया था एंड 11 अप्रैल को राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाया गया था। और
इसके अलावा एक दिन और मनाया गया था, विश्व पार्किंसंस दिवस। इस डेट को 2 दिवस मनाया गया था। किसको? 11 अप्रैल के दिन 2 दिवस मनाया गया था, विश्व मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस। नेक्स्ट है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया था। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई और चागत रोग दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस भी 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया था और 16 अप्रैल को ही हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। तो 16 अप्रैल के दिन 2 दिवस हुए, हाथी बचाओ दिवस और विश्व आवास दिवस। इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज हैं और डेज के साथ साथ आप इसकी थीम को ज़रूर लिखें और उसे रिवीजन करें और जितना हो सके पीछे के जितने भी करंट अफेयर हैं उसे आप एक बार देखते रहें। ये जो रिवीजन की जो एक सीरीज होती है, जितना आप याद करने में समय लगाते हैं, अगर 2-4-5 मिनट अगर वक्त निकाल कर आप रिवीजन करें तो आप एक अच्छा सा करंट अफेयर तैयार कर लेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा, जिससे आप आसानी से अच्छे स्कोर कर पाएंगे। अगर आप करंट अफेयर की तैयारी करते हैं तो आप डेली बेसिस पे एक नोटबुक या डायरी ज़रूर बनाएं और रोज़ लिखें। अगर आपके पास समय नहीं रहता है तो वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर सुनें, जिससे आपको आसानी से जितने भी क्वेश्चन हैं वो समझ में आ जाएंगे और रिकॉल भी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों से ज़रूर साझा कीजिए, जो भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उसके साथ साझा कीजिए, जिससे वो आसानी से करंट अफेयर की तैयारी कर पाएँ और बार बार रिवीजन करें। थैंक यू।